हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माइनिंग बिल्ला में आप सभी का। अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करते तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि एससीसीएल का जो एग्ज़ाम होने वाली है उसका सिलेबस आउट हो चुका और सिलेबस से ही सारे वीडियो बन रहे हैं। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक क्या है पहले और मैं बता देता हूँ आप सभी को। तो जो चैनल में नए होंगे उनको नहीं पता होगा, डिफिनेशन, सेकेंड वाला ड्यूटी, थर्ड वाला ड्यूटी एंड फोर्थ वाला बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये चारों के चारों करवा चुका हूँ। ठीक है, अगर नए होंगे तो देख लीजिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा टेलीग्राम में जुड़ जाइए। वहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन आपको अवेलेबल करवाऊंगा मैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट नहीं है। तो आज का जो वीडियो जो है ना मेरा, प्रोविजंस ऑफ वाइंडिंग इन शाफ्ट, चाणक्य में वाइंडिंग के प्रावधान। ठीक है, इसी से रिलेटेड वीडियो है, पूरा का पूरा टॉपिक कवर किया गया है इस वीडियो में। ठीक है, तो कहीं भी स्किप नहीं करना है, शुरू से लास्ट तक देखें, आपके एग्जाम में काफी हेल्प होने वाला। इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा अगर वाइंडिंग में आया तो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने हेडलाइन भी दे रखा है, आपका सिलेबस का ही हेडलाइन है, प्रोविजंस ऑफ वाइंडिंग इन शाफ्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है उससे, किन किन कंडीशन में वाइंडिंग इंजन को चलाने के लिए इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट एक सर्टिफिकेट होता है, पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक सर्टिफिकेट होता है जो डीजीएमएस इशू करती है ना, उसके अलावा भी और भी सर्टिफिकेट इशू करती है, आपको पता हो। तो ये सर्टिफिकेट की जरूरत कब नहीं पड़ती है, वो हमारा क्वेश्चन। तो अगर इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग है, अगर आपका जो वाइंडिंग मशीन है इलेक्ट्रिकल से चल रही है, यानी बिजली से चल रही है, उस कंडीशन में क्या होगा, अगर उसका कैपेसिटी 30 HP यानी हॉर्स पावर या उससे कम रहने पर, उस अगर इस तरह का कंडीशन यानी स्पेसिफाई किया हुआ अगर इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग है, तो उस कंडीशन में इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें कोई भी एक्सपीरियंस व्यक्ति चला सकता है वाइंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है स्टीम वाइंडिंग के कंडीशन में, यानी भाप वाला इंजन। उस कंडीशन में क्या है, उसका सिलिंड्रिकल डाया यानी सिलेंडर डाया जो है 18 सेंटीमीटर या उससे कम रहने पर हमें वाइंडिंग इंजन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती, वो भी एक्सपीरियंस होल्डर चला सकता है उस वाइंडिंग इंजन को। ठीक है, उम्मीद होगा बहुत अच्छे से समझाया हूँ, समझ लिए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा वाइंडिंग से, न्यू यानी कि नया वाइंडिंग इंस्टॉल करते समय कब और किनको और कौन नोटिस करते हैं। तो नया वाइंडिंग इंस्टॉल अगर हम कर रहे हैं ना, तो कम से कम 60 दिन पहले रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर को नोटिस भेजा जाता है। और कौन भेजता है, ओनर, एजेंट या मैनेजर। ठीक है, ये तीनों में से कोई भेजेगा। ड्रम वाइंडिंग में फ्लिट एंगल कितना होना चाहिए, अब मैं बता दूं फ्लिट एंगल किसको, जो रास्ता आपका चलता ना ड्रम में, इधर से फ्लिट एंगल जो रहता है, ये रास्ता जहां पर ये चल रहा है उसमें एक एंगल क्रिएट होता है। रास्ता एक ही डायरेक्शन में नहीं चलती, अगर यहाँ नहीं ऐसे ऐसे होते रहती है, तो उसका एंगल बोल रहा है, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं फ्लिट एंगल, है ना। इधर पुली है, इधर आपका वाइंडर है, तो उसका फ्लिट एंगल क्या होना चाहिए, 1.5 डिग्री से अधिक नहीं होता। ये आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा है एग्जाम, इसको रट लीजिए, फ्लिट एंगल कितना होना चाहिए ड्रम वाइंडिंग में। ठीक है, और इसमें नोट करके मैंने लिखा है कि अगर इससे ज्यादा होता है तो क्या होता है, तो एंगल अधिक होने से घर्षण होगा, अधिक घर्षण होगा। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वियर एंड टियर। अधिक घर्षण करने से क्या नुकसान होगा, रोप का जो लाइफ है वो कम हो जाएगा, पहला नुकसान तो ये है। और बहुत ज्यादा घर्षण होने से रोप टूट भी सकता है, इसलिए फ्लिट एंगल को मेंटेन किया जाता है। अगला जो है हमारा, वाइंडिंग में लगे ड्रम। वाइंडिंग में क्या क्या लगता है, ड्रम लगता है, पुली लगता है, शिप्स लगता है। तो वाइंडिंग में लगे ड्रम, पुली एंड शिप्स का डाया कितना होना चाहिए, तो उस सब का डाया पूछ रहा है। ठीक है, तो हर चीज का डाया होता है, ड्रम का है, पुली का है, शिप्स है, तीनों का डाया है, तो कितना होना चाहिए वो देख लीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है 2 कंडीशन,
25 अक्टूबर 1955 से पहले इंस्टॉल किए गए वाइंडर में, ये जो डेट है आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर डेट दे दिया तो डेट के हिसाब से माना। तो उससे पहले अगर वाइंडर में ड्रम पुली सिप्स लगा हुआ है तो उस समय क्या होगा, रोप के डाया यानी कि जो रोप यूज कर रहे हैं, अगर रोप आपका 10 सेंटीमीटर डाया है उसका, तो उसका 80 गुना से कम नहीं होगा, उस 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना आपका डाया होना चाहिए ड्रम पुली और सिप्स का। ठीक है, पहला कंडीशन है। नेक्स्ट कंडीशन है, ये डेट के बाद 25 अक्टूबर 1955 के बाद अगर इंस्टॉल किया गया है तो उस समय क्या होगा, रोप का डाया 100 टाइम से कम नहीं होना चाहिए। अगर मान लेते 10 ही है रोप का डाया तो 100 से इंटू कर दीजिए, उतना से कम नहीं होना चाहिए ड्रम पुली और सिप्स का डाया। ठीक है, एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, ड्रम वाइंडिंग में जब केज फीट बॉटम पर यानी कि ड्रम वाइंडिंग आपका है और केज जो है फीट बॉटम में यानी कि माइंस के अंदर है जहाँ लास्ट है शाफ्ट का, ठीक है, वहां पर आपका केज है। अगर उस जगह पर है तो ड्रम में कितना रोप लपेटा रहना चाहिए, तो अगर उस समय वहां तक जाने के बाद भी ड्रम में कितने लपेटे होने चाहिए, तो कम से कम 2 लपेटा होना चाहिए। ठीक है, 2 टर्न आपका ड्रम का, अगर 100 सेंटीमीटर डाया है तो 2 लपेटा उसमें अगर करेंगे तो 200 सेंटीमीटर, तो कम से कम 200 सेंटीमीटर नीचे के जाने के बाद भी बचा रहना चाहिए, आने के उसमें लपेटा रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, ड्रम ड्रम तो नहीं है, वाइंडिंग इंजन सेफ्टी फीचर्स यानी वाइंडिंग इंजन का सेफ्टी फीचर्स क्या क्या है। तो पहला है हमारा मैकेनिकल ब्रेक, ये ब्रेक है। दूसरा है ऑटोमेटिक ब्रेक, जो ऑटोमेटिक लगती है अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, एक मैकेनिकल हाथों से लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूएंस, ये क्या है, इससे क्वेश्चन आता है नेक्स्ट पेज में इसके बारे में। लिमिट स्विच है, सब चीज़ का लिमिट होगा, हमारा वाइंडिंग चल रहा है तो लिमिट से चल रहा है तो एक लिमिट स्विच रहता है, उसमें बताया जाता है। एक डेप्थ इंडिकेटर है, कितना गहराई में हमारा केज है वो बताएगा। स्पीड इंडिकेटर, कितना तेजी से चल रहा है हमारा, वो बताएगा उसका स्पीड। सिग्नलिंग अरेंजमेंट, ये भी एक सेफ्टी फीचर्स है वाइंडिंग इंजन का। सिग्नलिंग अरेंजमेंट होता है आपका, देखे होंगे सिग्नलिंग अरेंजमेंट। और नेक्स्ट है कम्युनिकेशन सिस्टम, फोन टेलीफोन ये सब कम्युनिकेशन सिस्टम है। गाइड रोप होते हैं, केज के चारों तरफ गाइड रोप लगाया जाता है कि हमारा केज जो है ना घूमे नहीं। प्रोटेक्ट रूप लगा रहता है ताकि हमारा ऊपर से अगर शाफ्ट से कुछ मटेरियल गिरती है तो किसी इंसान को ना लगे, इसलिए एक रूप बना दिया जाता है, उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव रूप, या रोप लिखा हुआ है प्रोटेक्टिव रूप होगा। ठीक है, इंटरलॉकिंग ऑफ ब्रेक एंड क्लच, इंटरलॉकिंग सिस्टम भी एक सेफ्टी डिवाइस लगा कर रखता है, ब्रेक एंड क्लच के बीच में रहता है। सस्पेंशन गियर रहता है, सस्पेंशन गियर आप जानते होंगे किसको बोलते हैं। आपका केज अगर है और यहाँ पर पूरा एक अरेंजमेंट रहता है, बड़ा सा अरेंजमेंट रहता है, इस करके केबल और भी सेफ्टी हुक वगैरह वगैरह रहता है, तब बहुत कुछ रहता है इसमें। तो आपका यह इस हिस्सा बोलते हैं केज से ऊपरी हिस्सा और केबल, केबल हमारा मान लेते हैं यहाँ तक, तो इतने के हिस्से को पूरा का पूरा को हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन गियर। ठीक है, इसमें काफ़ी सेफ्टी वाले टूल्स लगे रहते हैं, तो इतना बड़ा एरिया को हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन गियर। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद है। सेफ्टी हुक एक रहता है, इसी के भी सस्पेंशन गियर में ही सेफ्टी हुक लगा रहता है। केप्स रहते हैं, ये आपके सरफेस में दिखेगा जहाँ पर लैंडिंग करता है केज, वहाँ पर केप्स लगे रहते हैं। लीवर रहता है खींचने के लिए लीवर। ऑटोमेटिक कैचेस डॉग्स, अगर किसी कारण रोप हमारा टूट जाता है तो केज को केज करने के लिए केचर लगा रहता है, इसको डॉग्स भी बोल सकते हैं। फीट बॉटम बफर एक रहता है, आपका शाफ्ट का अंत में जहाँ पर आपका नीचे लास्ट यहीं तक अगर हमको लेके जाना, यहीं तक मेरा शाफ्ट है तो यहाँ पर एक बफर बनाया जाता है, स्प्रिंग रहता है, तो फीट बॉटम बफर इसको बोलते हैं, ताकि हमारा केज जब नीचे उतरे ना तो झटका ना ले, ताकि हमारे व्यक्ति जो उस केज में है उसको कोई नुकसान ना जाए, तो स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फीट बॉटम बफर। फेंसिंग, आपका फेंसिंग प्रोवाइड किया जाता है केज में,
ताकि कोई व्यक्ति अगर केज चल रही तो उस समय आपको इधर से उधर न चल जाए, और ऊपर में सरफेस में भी फेंसिंग किया हुआ रहता है ताकि कोई अनऑथराइज्ड व्यक्ति केज में ना चला जाए। तो ये सारे के सारे सेफ्टी फीचर्स है वाइंडिंग इंजन के, सारे के सारे एक एक करके मैं डिस्कस भी करा दिया आपको कौन सा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है जो बताया था ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस, नेक्स्ट पेज बताऊंगा। तो क्या काम है उसका, क्यों लगाते हैं, तो 3 काम उसका। टू प्रिवेंट ओवर वाइंडिंग, यानी कि ओवर वाइंडिंग से बचाने के लिए। अगर वो ओवर वाइंडिंग होता है तो उस समय क्या होता है, ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस में क्या होता है, वो जो है इलेक्ट्रिसिटी को डिस्चार्ज रोक देता है, यानी कि बंद कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बहता है वहाँ पर। तो उस समय क्या होगा, अगर पावर नहीं मिलेगी, पावर सप्लाई नहीं मिलेगी, तो उस समय हमारा जहाँ केज है वहीं रुक जाएगा, इस तरह एक्सीडेंट होने से बच जाएगा, ओवर वाइंडिंग नहीं होगा। टू प्रिवेंट स्पीडिंग, यहाँ पर होगा ओवर स्पीडिंग। ठीक है, ओवर छूटा हुआ है, तो अगर हमारा जितना स्पेसिफाई किया गया, जितना स्पीड से चलना चाहिए उससे ज़्यादा अगर चलता है ना, तो उस समय भी हमारा पावर ट्रिप कर जाएगा, और ट्रिप का काम जो करवाता है ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट है टू इंश्योर स्लो बैंकिंग, यानी कि आपका जो जब केज नीचे उतरता है तो उसका एक स्पीड होता है, उसी को मेंटेन करता है। अगर वो मेंटेन नहीं हो पाता ना, उस समय भी आपका पावर कट हो जाएगा, यानी कि ट्रिप कर जाएगा। तो ये सब तीनों काम जो करवाता है ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस। ठीक है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण सेफ्टी फीचर्स हो गया, ये आपके क्वेश्चंस में हो सकते आएंगे और काफ़ी बार पूछे गए। नेक्स्ट है हमारा ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस कितने डेप्थ होने पर लगाया जाएगा। तो कब लगाया जाता है, मेन वाइंडिंग अगर आदमी आना जाना कर रहे हैं तो कोई भी डेप्थ रहे, यानी कोई भी गहराई रहे, 1 मीटर रहे, 0.1 मीटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस लगाना जरूरी है। ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस लगे हुए वाइंडिंग में लैंडिंग स्पीड कितना होना चाहिए। अगर ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस लगा दिए हैं तो उस समय हमारा लैंडिंग स्पीड क्या होता है वाइंडिंग का, 1.5 मीटर पर सेकंड से अधिक नहीं होता है। ठीक है, इसको तो बहुत VVI में कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, केज यानी डोली में लगाए जाने वाले फेंसिंग में फेंसिंग बार का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो केज में जो होता है ना, फेंसिंग क्या हो रहा था, बार से। ठीक है, तो उसका डिस्टेंस हमें पूछा गया है। तो डिस्टेंस क्या है, केज के फ्लोर से पहले बार की दूरी। अगर केज का फ्लोर हमारा ये है, पहला बार अगर हम लोग लगा रहे हैं, ये पहला बार है, तो 15 सेंटीमीटर से अधिक नहीं, इसकी जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ की 15 सेंटीमीटर से अधिक नहीं। अब दूसरा हम बार लगाए हैं, सेकेंड वाला यही बोलता है दूसरा बार, उसके बाद एक बार से दूसरे बार की दूरी की फेंसिंग यहाँ 15 सेंटीमीटर था, उसके बाद 25 सेंटीमीटर आप ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। यही लिखा हुआ 25 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेन वाइंडिंग केज के अंदर लगने वाला हैंड बार किस टाइप का होना चाहिए। तो मेन वाइंडिंग के अंदर पकड़ने के लिए एक हैंड बार होता है। ठीक है, वो किस टाइप का होगा, रिजिड टाइप, यानी कि ठोस रहेगा, वो मुड़ने वाला नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका एक बार होगा जो कि रिजिड टाइप का होगा, ठोस टाइप का। ठीक है, केज के फ्लोर में प्रति पर्सन कितना स्पेस होना चाहिए। तो केज में कितना स्पेस होता है वो देखिए, अगर 5 आदमी वाला कैपेसिटी वाला केज अगर हमारा है तो कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर को गुना कर दीजिए तो 1 मीटर हो जाएगा। तो एक व्यक्ति के लिए कितना होता है वो देखिए, उसका कितना कैपेसिटी वाला आप लगाए हैं वो आप पे निर्भर। तो 0.2 मीटर स्क्वायर पर पर्सन होता है। ठीक है, इतना स्पेस होता है एक व्यक्ति के। इसको सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मीटर में है, मीटर में डाटा याद रखिएगा, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको आता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। आप डिप्लोमा किए हैं या बीटेक किए होंगे, इतना तो आना ही चाहिए। ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस की जांच, ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस देख रहे हैं कितना क्वेश्चन है उससे, काफ़ी कितना इंपॉर्टेंट फीचर्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस की जांच माइन इंजीनियर द्वारा कब कब किया जाता है।
तो एक माइन इंजीनियर जो उसका जांच करता है कब कब, प्रत्येक 7 दिन में कम से कम एक बार ओवर वाइंडिंग टेस्ट करके। तो ओवर वाइंडिंग टेस्ट अब कैसे होता है, उसमें क्या किया जाता है, जबरदस्ती ओवर वाइंडिंग करवाया जाता है कि देखा जाता है कि हमारा जो करंट सप्लाई होता है ट्रिप होता है कि ओवर वाइंडिंग से बचाता है कि, ठीक है। तो 7 दिन में करेंगे वो टेस्ट, और प्रत्येक 3 महीना में कम से कम एक बार ओवर स्पीडिंग टेस्ट। आपका जो लिमिट दिया हुआ है उससे ज़्यादा हम लोग अपने मर्जी से करते हैं ताकि हमारा टेस्ट हो सके कि हमारा करंट ट्रिप हो रहा है कि नहीं, हमारा ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो वो 3 महीना में ओवर स्पीडिंग टेस्ट करेगा और 7 दिन में ओवर वाइंडिंग, ठीक है। सिंकिंग शाफ्ट वाले केज में डिटैचिंग हुक यानी कि सेफ्टी हुक दोनों एक ही चीज़ है, स्लैश में दिया हुआ है, डिटैचिंग हुक बोलिए या सेफ्टी हुक बोलिए। तो वो लगाना कब जरूरी हो जाता है यानी कंपलसरी कब है, आपको लगाना ही पड़ेगा। तो 45 मीटर से अधिक होने पर, डेप्थ जो है सिंकिंग शाफ्ट या शाफ्ट का 45 मीटर से अधिक हो गया है तो उस समय हमें सेफ्टी हुक और जिसको डिटैचिंग हुक भी बोलते हैं वो लगाना जरूरी है। नेक्स्ट है सिंकिंग शाफ्ट में प्रोटेक्टिव रूफ कब बनाया जाता है, कब लगाना जरूरी है। तो प्रोटेक्टिव रूफ लगाया जाता है ताकि ऊपर से अगर कुछ मटेरियल गिरता है तो नुकसान ना हो हमारा जान माल का, तो उस समय लगाया जाता है। तो उसका भी कंडीशन क्या है, डेप्थ 45 मीटर से अधिक हो जाएगा तो उस समय आपको लगाना पड़ेगा प्रोटेक्टिव रूफ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंकिंग शाफ्ट में केज के ऊपर रूफ लगाना जरूरी है। एक तो प्रोटेक्टिव रूफ था, अब केज के ऊपर रूफ लगाया जाता है, ठीक है। तो उस समय कब जरूरी है, सिंकिंग शाफ्ट का डेप्थ, अगर सिंकिंग शाफ्ट के बारे में आप शाफ्ट जो है बन रहा हुआ वहां पर बन चुका था, पहले याद रखिएगा ये सिंकिंग शाफ्ट का मतलब तो शाफ्ट हमारा जब तक बन रहा है, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक उसको हम लोग सिंकिंग शाफ्ट बोलते हैं, जब बन जाता है तब उसको शाफ्ट बोलते हैं, ठीक। तो अभी हमारा शाफ्ट बन रहा है तो उस समय क्या है, केज के ऊपर रूफ लगाना कब जरूरी है। तो डेप्थ जो है 150 मीटर से अधिक हो जाता है तब हम लोग क्या लगा देते हैं, केज के ऊपर रूफ लगा देते हैं, ठीक है। सिंकिंग शाफ्ट में गाइड रोप लगाना कब जरूरी, मैंने बताया गाइड रोप केज के चारों तरफ लगाया जाता है ताकि केज हमारा घूमे नहीं, ठीक है। तो कब लगाया जाता है, 150 मीटर से अधिक डेप्थ होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंकिंग शाफ्ट में प्रोटेक्टिव रूफ एंड गाइड रोप फ्लोर या फीट बॉटम से कितने दूरी के अंदर रखा जाएगा। तो सिंकिंग शाफ्ट अभी भी हमारा शाफ्ट बन रहा है तो उस समय प्रोटेक्टिव रूफ एंड गाइड रोप दोनों के बारे में भी बताया। तो उसका जो दूरी पूछ रहा है पीट बॉटम से, पीट बॉटम हमारा अगर यहाँ है तो दूरी कितना होगा, यहाँ पर हमारा गाइड रोप होना चाहिए और हमारा और क्या है गाइड रोप और प्रोटेक्टिव रूफ 22.5 मीटर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन दिया था रोप स्प्लाइसिंग केपिंग रिकेपिंग, इसके बारे में मैं नहीं लिखा हूँ क्योंकि मैं बता देता हूँ, अच्छे से लिखने की जरूरत नहीं थी। रोप स्प्लाइसिंग क्या होता है, दो टूटे हुए रोप, दो रोप टूटा हुआ आपस में इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं रोप स्प्लाइसिंग, ठीक है। और केपिंग किसको बोलते हैं, अगला केपिंग, केपिंग किसको बोलते हैं, जब केपल में पहली बार नया ताजे रोप को जोड़ते हैं केपल के साथ तो उसको बोलते हैं केपिंग। फिर रीकेपिंग किसको बोलते हैं, 6 महीना के बाद हमें वापस रिकेपिंग करना रहता है। तो रिकेपिंग क्या है, तो रिकेपिंग यही है कि वो जो हम लोग केपल के साथ जोड़े थे उस रोप को काट देते हैं, 2 मीटर काटते हैं, कम से कम 2 मीटर, और फिर वापस केपल के साथ जोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं रिकेपिंग, ठीक है। क्योंकि वाइंडिंग रोप का जो है 3.5 साल लाइफ होता है तो हमें रिकेपिंग 6 महीना में करना रहता है। कितनी बार हम लोग यूज कर सकते हैं, 7 बार उस नए रोप को यूज कर सकते हैं रिकेपिंग कर करके। तो ये उम्मीद है आपको रोप स्प्लाइसिंग, केपिंग और रिकेपिंग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्लैश रोप कहाँ यूज नहीं करना है। तो स्प्लैश रोप मैंने बताया, दो टूटे हुए रोप को आपस में जोड़ना, उसी को स्प्लैश रोप बोलते हैं। तो कहाँ पर हम लोग यूज नहीं करेंगे वैसा रोप, अगर हम लोग बनाए हैं
लंबा किए कोई रोप को, तो उस समय हम लोग दो जगह यूज नहीं कर सकते हैं। वाइंडिंग रोप के रूप में यानी कि मेन वाइंडिंग के रूप में आप यूज नहीं करने हैं। डायरेक्ट रोप हॉलेज में भी, हॉलेज का जो टाइप होता है डायरेक्ट रोप हॉलेज, उसमें भी यूज नहीं करना है, बाकी जगह यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, FOS ऑफ वाइंडिंग रोप। FOS का मतलब होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो वाइंडिंग रोप का कितना है, नॉट लेस देन 10 टाइम्स। यानी कि आपका अगर ताकत है एक ईटा उठाने का, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो उस समय जो हमारा वाइंडिंग रोप का जो होगा 10 टाइम्स ज़्यादा होगा। यानी कि 10 ईटा उठा सके उतना आपको ताकतवर बनना होगा, उतना मोटा रस्सा, उतना ताकतवर रस्सा लगाया जाता है 10 टाइम, है ना। उसी तरह आप समझ लीजिए सस्पेंशन गियर का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना टाइम, उसका भी जो है नॉट लेस देन 10 टाइम्स। इसमें एंड करके दिया गया है क्योंकि सस्पेंशन गियर एक बहुत बड़ा एरिया को बोलते हैं। इस केज और केबल के बीच में जितना भी अरेंजमेंट लगा रहता है उसी को हम लोग सस्पेंशन गियर करते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे थ्रेडेड पोर्शन होते हैं, तो उसके बारे में यहाँ है। थ्रेडेड पोर्शन का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होना चाहिए, 15 टाइम्स, नॉट लेस देन 15 टाइम्स, यानी 15 गुना से कम नहीं होना चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, ड्रम वाइंडिंग में वाइंडिंग रोप लाइफ, यानी मैंने बताया था ना अभी, वही चीज लिखा है आगे। ड्रम वाइंडिंग का लाइफ कितना होता है, 3.5 साल। अगला क्वेश्चन क्या है, सस्पेंशन गियर का लाइफ 6 साल। सस्पेंशन गियर का जो लाइफ होता है 6 साल, उसके बाद नया लगाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, स्टॉक में रखे गए वाइंडिंग रोप को ब्रेकिंग टेस्ट करने के लिए कितना मीटर का टुकड़ा काटा जाता है जब कोई रिकॉर्ड ना हो। इसका मतलब कि स्टोर यहाँ स्टॉक में बोल सकते हैं, स्टोर में रखा हुआ स्टॉक, यानी कि आपका स्टोर में अगर वाइंडिंग रोप कोई रखे हुए हैं बहुत टाइम से रखा हुआ, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं, यानी कब परचेज किए उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो उस समय एक ब्रेकिंग टेस्ट किया जाता है ना। तो कितना मीटर का टुकड़ा काट के किया जाता है, तो 3 मीटर से कम नहीं, यानी कि 3 मीटर का टुकड़ा काट लीजिए, उससे ज़्यादा काटना है तो और बढ़िया। उसका एक टेस्ट होता है ब्रेकिंग टेस्ट, उतना मीटर का टुकड़ा काट के ब्रेकिंग टेस्ट किया जाता है। रिकेपिंग करने से पहले, अब रिकेपिंग में बताया था 2 मीटर का टुकड़ा काटा जाता है, वही लिखा हुआ है 2 मीटर का टुकड़ा काट लिया जाता है रिकेपिंग करते समय। ड्रम वाइंडिंग में वाइंडिंग रोप को रिकेपिंग कब कब किया जाता है, तो ड्रम वाइंडिंग में जो है वाइंडिंग रोप को रिकेपिंग कब कब किया जाता है, तो प्रत्येक 6 महीना में कम से कम एक बार। मैंने बताया ना रिकेपिंग 6 महीना में होता है, वही चीज़ है 6 महीना। अब प्रत्येक ओवर वाइंडिंग की कंडीशन में अगर ओवर वाइंडिंग हो गया है हमारा, तो उस समय भी हम लोग रोप को 2 मीटर काट लेंगे और फिर रिकेपिंग कर देंगे, है ना। वाइंडिंग रोप के केपिंग में व्हाइट मेटल उपयोग होने पर सॉकेट के टेपर्ड पोर्शन का लेंथ कितना होना चाहिए। आप अगर केबल देखे होंगे तो टेपर्ड पोर्शन की तरह दिखता है, तो वही बोल रहा है व्हाइट मेटल उपयोग होने पर सॉकेट के टेपर्ड पोर्शन का लेंथ क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर है 2 कंडीशन, इफ डाया ऑफ रोप अप टू 26 mm, यानी रोप का अगर डाया 26 mm तक है तो लेंथ ऑफ टेपर्ड पोर्शन इज नॉट लेस देन या इक्वल टू, यानी टेपर्ड पोर्शन का जो लंबाई होगा नॉट लेस देन या इक्वल टू 6.5 टाइम्स ऑफ रोप डाया, यानी कि अगर 10 सेंटीमीटर का अगर रोप डाया है तो इंटू कर दीजिए 6.5 से, उससे कम नहीं होगा। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, इफ डाया ऑफ रोप मोर देन, वो तो 26 mm तक था, अब 26 mm से अगर ज़्यादा है तो लेंथ ऑफ टेपर्ड पोर्शन इज नॉट लेस देन 7.2 टाइम्स ऑफ रोप डाया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोप केपिंग में उपयोग होने वाला व्हाइट मेटल को मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। तो रोप केपिंग के समय हम लोग ना व्हाइट मेटल को गर्म करते हैं, ठीक है। वही पूछ रहा मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री से अधिक नहीं होता है मेल्टिंग पॉइंट। और नोट में लिखा हुआ व्हाइट मेटल को सॉकेट में डालते समय उसका टेम्परेचर इतना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब डाल रहे हैं उस समय कितना, इतना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना तक चल जाएगा, ठीक है।
इतना में तो मेल्ट हो जाता है, लेकिन इतना भी चलेगा डालते समय। अगला है व्हाइट मेटल को सॉकेट में डालने से पहले सॉकेट को कितना टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है। तो सॉकेट को भी गर्म किया जाता है, तो कितना टेम्परेचर तक, लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। सस्पेंशन गियर के सभी पार्ट्स को कितने टाइम इंटरवल में खोलकर साफ किया जाएगा। तो सस्पेंशन गियर जो है ना, सभी पार्ट्स को खोलकर साफ किया जाता है कितने दिनों में, 6 महीने में कम से कम एक बार। नेक्स्ट है सिंकिंग शाफ्ट में एलजी वाला सेफ्टी हुक को कितने टाइम इंटरवल में खोलकर साफ किया जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, टाइप बड़ा, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर उपयोग है, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक कर दिया गया है, इसको काटते हैं। यहाँ लिखा हुआ सिंकिंग शाफ्ट में उपयोग होने वाला सेफ्टी हुक को कितने टाइम, इसको काट दीजिए, इंटरवल में खोलकर साफ किया जाता है ना। क्वेश्चन एक बार और दोहरा देता हूँ। सिंकिंग शाफ्ट में उपयोग होने वाला सेफ्टी हुक को कितने टाइम इंटरवल में खोलकर साफ किया जाता है, ठीक है। तो वो जो होता है कितने दिनों में, 7 दिन में कम से कम एक बार सेफ्टी हुक को साफ किया जाता है। और इसमें एक चीज चेंज होता है, एक कंपोनेंट जो है सीयरर पिन चेंज होता है, यानी जितना बार साफ करेगा उतना बार सीयरर पिन चेंज होता है। 7 दिन में कर रहा है तो सीयरर पिन चेंज होगा, बाकी सब वही सब लगा दिया जाएगा। वाइंडिंग में लगे बेल प्लेट डिटेचिंग प्लेट की जांच कितने टाइम इंटरवल में होगी। वाइंडिंग में बेल प्लेट, जिसको डिटेचिंग प्लेट भी बोला जाता है, वो लगा रहता है, वो कितने टाइम इंटरवल पर की जाएगी, 30 दिन में कम से कम एक बार। सस्पेंशन गियर में बुल चेन का क्या काम। सस्पेंशन गियर में एक बुल चेन होता है, मैंने बताया बहुत सारा कंपोनेंट होता है, उसमें एक बुल चेन भी होता है। तो उसका काम यही है कि चेन का लेंथ घटा भी सकते हैं उससे और बढ़ा भी सकते हैं। इंजीनियर या अदर कॉम्पिटेंट पर्सन कब और क्या क्या वाइंडिंग सिस्टम इक्विपमेंट की जांच करेगा, ठीक है। इंजीनियर या अदर कॉम्पिटेंट पर्सन जो एथोराइज किया गया है, वो सब पर्सन की बात हो रही, तो कब जांच करेगा वाइंडिंग सिस्टम को। तो कंडीशन 1 में देखते हैं 24 घंटा में कम से कम एक बार क्या देखेगा वो, 24 घंटा में। वाइंडिंग रोप का ड्रम से अटैचमेंट है ना, ड्रम से अटैचमेंट वाइंडिंग रोप का कैसा है, कहीं टूट तो नहीं रहा है या कोई और प्रॉब्लम नहीं रहा, वो चेक करेगा। डेप्थ इंडिकेटर भी चेक करेगा कि कितने गहराई पर है। सस्पेंशन गियर का सभी पार्ट चेक करेगा। केज एंड गेट्स, केज और उसका गेट्स चेक करेगा। वाइंडिंग इंजन के सभी पार्ट चेक करेंगे, ये सब 24 घंटा में देखना। कंडीशन 2 है 7 दिन में क्या जांच करेगा, वाइंडिंग रोप की जांच। वाइंडिंग रोप की जांच मैक्सिमम 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलाकर। नेक्स्ट है वाइंडिंग इंजन की एक्सटर्नल पार्ट, यानी बाहर का पार्ट का वाइंडिंग इंजन का जांच करेगा। गाइड रोप जो चारों तरफ केज के चारों तरफ लगे रहते हैं उसको भी चेक करेगा। सिग्नलिंग अरेंजमेंट, यानी सिग्नलिंग अरेंजमेंट आपका सही से काम कर रहा है कि नहीं, वो भी चेक करेगा। कंडीशन 3 क्या बोलता है, 30 दिन में क्या जांच करेगा, वाइंडिंग रोप की जांच मैक्सिमम 0.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलाकर। देख रहे हैं 7 दिन में 1 मीटर और 30 दिन में 0.5 मीटर का स्पीड से जांच हो रहा है। इस जांच में रोप के ऊपर लगे इंक्रस्टेड डस्ट और ग्रीस को हटाकर साफ किया जाए। ये जब जांच किया जाएगा उस समय जो डस्ट और ग्रीस जो लगे रहेंगे ना रोप में, उसको साफ कर दिया जाता है। रोप डाया के रिडक्शन टेस्ट, यानी घिसने का, रोप डाया कितना घिस रहा है उसका भी टेस्ट होता है। ये सब 30 दिन में करना है। अगला है कंडीशन 4 में 1 साल में क्या होता है, वाइंडिंग इंजन के इंटरनल पार्ट, वाइंडिंग इंजन का अंदर का पार्ट जितना होता है उस सबका जांच होता है। तो वीडियो यही समाप्त होता है आपका।
जो सिलेबस का जो चैप्टर था 5 नंबर वाइंडिंग वाला वो क्लियर हो चुका पूरा का पूरा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, और एमसीक्यू चाहिए तो जल्दी से जल्दी मेरा टेलीग्राम में जुड़िए।